नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और हम अपने चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी और उनके बयान से करते हैं जो उन्होंने चीन को लेकर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका थे। उस दौरान चीनी राष्ट्रपति से उनकी क्षणिक मुलाकात भी हुई, लेकिन उसी दौरान भारत में खास करके कारगिल से राहुल गांधी ने चीन और भारत रिश्ते पर सवाल उठा दिए और कहा कि प्रधानमंत्री चीन को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे जमीन पर कब्जा किया गया है। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी को इतना चीन से प्यार क्यों है। तो आखिर क्या राहुल गांधी बार बार चीन का मुद्दा उठा के मोदी सरकार को घेरने की कोशिश क्यों करते हैं, और तमाम विपक्षी नेताओं ने भी इसको मुद्दा बनाया, तो पूरा का पूरा मामला है क्या? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे बार बार कांग्रेस चीन की बात करती है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी क्या करते हैं। राहुल गांधी क्या करते हैं? अगर वो विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी बातें करते हैं, भारत के जो संवैधानिक संस्थान हैं उनकी छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री बाहर गए हैं तब भी वो यहाँ पर ऐसी बातें करते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वहाँ पर एक दिक्कत जैसी महसूस हो उनको हो। अब आप देखिए कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पर थे, जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने उनके विधेयक फाड़ दिए थे और प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे उनके लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी। अब प्रधानमंत्री जब अगर विदेश जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो भी वो इस तरह की कोई ना कोई बात करते हैं जिससे वहाँ पर प्रधानमंत्री को सवालों का जवाब जब देना पड़े तो वो असहज स्थिति में आए। और जब आपने जैसे जिक्र किया कि जब चीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात भी हो रही है, भले ही वो अनौपचारिक मुलाकात थी, क्षणिक मुलाकात थी, लेकिन उसी समय वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो संबंध अगर सुधारने की कवायद चल रही है तो हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि वो संबंध सुधरने ना पाए, या अगर कुछ और हम ऐसी चीज़ निकाल कर लाएं जिससे कि एक नया विवाद खड़ा हो जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि ऐसे सब मुद्दों से चुनाव जीता नहीं जाता है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी अभी वहाँ पर लेह लद्दाख में थे, तो उन्होंने बाइक से सारा का सारा जो वहाँ के जो मेन पॉइंट्स हैं वो कवर भी किए, सारा कुछ अपनी आंखों से देख कर आए, और उन्होंने खुद की जिम्मेदारी को कभी नहीं लेते हैं। अभी भी क्या कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। खुद नहीं कह रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख कर आ रहे हो, सैनिकों से मिलकर आ रहे हो जो वहाँ पर तैनात हैं, विपरीत मौसमी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। 1 इंच भी अगर कोई आगे कदम बढ़ाने की हिमाकत करता है तो उससे कैसे निपटा जाता है, ये गलवान में बता चुके हैं हमारे जवान, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए। आप उनसे मिलकर आ रहे हैं, उनके शौर्य को देखकर आ रहे हैं, उनकी जो वहां पर तपस्या कर रहे हैं, वो जो भारत भूमि की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप वो देख कर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सेना के नाम पर राजनीति करना कांग्रेस का बहुत पुराना काम है, और आप देखिए कि खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हुए उन्होंने किसी और के नाम लेते हुए, और नाम भी नहीं लिया है, वो कौन व्यक्ति है, कौन गांव वाला है, जरा आप उसको सामने तो कर दीजिए, वो बता तो अब सरकार को पता भी लगना चाहिए ना। देखिए, अगर मान लीजिए अगर घुसपैठ हुई है, जैसे करगिल में जब पाकिस्तान की घुसपैठ हुई थी तो वहाँ के गांव वालों ने, चरवाहों ने बताया था, तो उसके बाद वो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। तो अगर कोई है ऐसा गांव वाला है तो बताए तो सही, तो उसके बाद कार्रवाई शुरू करे, सेना करे। और ऐसी कौन सी जगह है जो हमारे सुरक्षा बलों की निगाह से छूट गई है कि वहाँ पर चीनी आ गए हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ने भारतीय भूभाग पर घुसपैठ की है, भारतीय भूभाग पर कब्जा किया है, लेकिन उसका असल दोष हम देंगे देखा जाए तो जब 1962 की लड़ाई हुई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जो रणनीतिक नाकामी थी, उसके चलते भारतीय भूभाग पर कब्जा हुआ था। राहुल गांधी को यह भी देखना चाहिए कि पंडित नेहरू की गलती से न सिर्फ भारतीय भूभाग चीन के पास गया, बड़ा भूभाग गया, इसके अलावा पंडित नेहरू ने, जैसा कि हमने भी पढ़ा है, हमने भी देखा है, कि हमने भी सुना है कि भारत को जो संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता मिल रही थी वो पंडित नेहरू ने चीन को दे दी थी। तो चीन को पंडित नेहरू ने, कांग्रेस ने आज तक क्या क्या दिया है, जरा इस पर ही एक व्हाइट पेपर ले आना चाहिए। तो उसके बाद आप चीन की बात कर रहे हैं, और तमाम आपका एक जो फैशन बन गया राजनीति में कि आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। कांग्रेस को समझना होगा कि ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता। अब आपने देखा कि 2019 में ये लेकर आए कि रफाइल में, उसमें विमान में खरीद में घोटाला हो रहा है, या चौकीदार चोर है, इस तरीके की बातें करी। चीन का नाम उस समय भी इन्होंने लिया था। लेकिन कांग्रेस को देखना चाहिए कि जो इस तरीके के मुद्दे हैं वो जनता से कनेक्ट नहीं करते। ये ठीक है कि बड़े मुद्दे हैं,
लेकिन जनता से सीधा जनता उनके नाम पर वोट नहीं देती है आपको। तो ये वोट किस नाम पर मिलेंगे आपको, किस मुद्दे पर मिलेंगे? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या और जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उनको आप लेकर सामने आइए। आप मुद्दे भी गलत उठा रहे हैं और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो जनता देख रही है। इसलिए आप देखिए कि उस ठीक है कि थोड़ा बहुत पॉलिटिकली हलचल हो जाती है, लेकिन आप पब्लिक में जाएंगे और आप ये पूछेंगे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई कब्जा नहीं हुआ, तो किसकी बात सही है? तो लोग प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी बात को सही मानेंगे, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों का भी, हमारे सैनिकों का भी वही कहना है कि किसी का कोई कब्जा नहीं हुआ है। वार्ताएं जारी हैं। जो 2020 मई 2020 से पहले की स्थिति थी वो उसको बहाल करने के लिए दोनों तरफ से प्रयास जारी हैं। और अभी जो आपने कहा क्षणिक मुलाकात हुई है, उस क्षणिक मुलाकात में भी यही फैसला हुआ है कि दोनों जो नेता हैं अपने अपने सैन्य अधिकारियों को निर्देश देंगे कि स्थिति को पहले के जैसा करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उस दिशा में काम किया जाए। बिल्कुल सर, लेकिन अगर राहुल गांधी के सामने माइक हो और उनसे बोला जाए कि आप लद्दाख या जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए, तो शायद यही बोलेंगे कि 370 खत्म करके सरकार ने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, देश का बंटवारा कर दिया। लेकिन राहुल गांधी अपने पारिवारिक छुट्टियों के लिए भी साल में 2-2 बार कश्मीर जा रहे हैं। नहीं, और आप देखिए कि 370 हटने का शायद अगर पॉलिटिकल सर्कल में देखें तो सबसे ज्यादा लाभ भी उन्होंने ही लिया है। आप देखिए कि कैसे बर्फ के गोले वो उससे खेलने अभी जब वहां पे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहुंचे थे। आप देखिए कि गुलमर्ग में अभी कुछ दिन पहले वो स्कीइंग करने पहुंचे थे। अभी वो अपनी माताजी के साथ, अपने परिवार के और सदस्यों के साथ श्रीनगर में छुट्टियां बिता रहे हैं। तो ये 370 हटने का जो आनंद है, राजनीतिक तौर पर भी फायदा मिला जी। 370 हटने के बाद सबसे पहले उन्होंने ही एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वहां लाल चौक पर झंडा फहराया। जी बिल्कुल। तो ये आप उसका और जब 10 साल मनमोहन जी का कार्यकाल था या उससे पहले की जो सरकारें थी, तब आप क्यों नहीं आपकी हिम्मत नहीं होती थी कि आप श्रीनगर हवाई अड्डे से ही बाहर कदम रख सकें? लाल चौक तो बहुत दूर की बात थी। बिल्कुल। तो ये परिस्थिति में जो अंतर है वो देखना चाहिए सभी को। बिल्कुल। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश चलते हैं सर। मध्य प्रदेश चूंकि चर्चा का विषय है, विषय इसलिए क्योंकि चुनाव होने हैं। चुनाव 5 राज्यों में होने हैं। मध्य प्रदेश पर सबसे ज़्यादा निगाहें हैं क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से पावर में है वहाँ पे। जी। शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव की घोषणा से लगभग 1-1.5 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया, 3 नेताओं को शामिल किया मंत्रिमंडल में। क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में भाजपा किसी बैकफुट पर है? देखिए, थोड़ा सा अगर ये जो 3 लोग शामिल किए गए हैं, मुझे लगता है कि इसमें जो संगठन का फीडबैक था कि कुछ जो बड़े नाम नाराज हैं या जो कुछ एक वर्ग नाराज है, तो उसको थोड़ा सा उनको संतुष्ट किया जाए, रूठों को मनाया जाए। तो ये कवायद दिखती है कि जैसे अगर हम देखें तो जो 2 मंत्री शामिल किए गए हैं वो ओबीसी समुदाय से हैं, जो कि मध्य प्रदेश में 45% अगर हम देखें उनकी आबादी है। बिल्कुल। और एक हैं वो बड़े ब्राह्मण नेता है। तो ये सभी वर्गों को साधने की कवायद थी। और उमा भारती के भतीजे भी हैं। हाँ, उमा भारती के भतीजे भी। तो उमा भारती भी थोड़ा सा अलग राह कई बार देखते हैं हम कि वो मध्य प्रदेश सरकार के जो फैसले होते हैं उनसे अलग राह पकड़ लेती हैं। तो वो भी चुनाव में दमखम लगाएं। और ओबीसी समुदाय में या लोध जो समुदाय है उसमें उमा जी का काफ़ी अच्छा प्रभुत्व है, तो वो वहाँ से अच्छी संख्या में उनको वोट मिले। तो ये सब एक प्रयास किया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कोई इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा ऐसा मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन एक बात जरूर है कि मुकाबला कांटे का होगा। पिछली बार भी कांटे का मुकाबला था, एक तरफा मुकाबला वहाँ पर नहीं है मध्य प्रदेश में। और क्योंकि आप देखिए कि जो पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी वो कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से गिरी थी। तो एक जनता के अंदर ये संदेश जरूर है वहाँ पर कि कांग्रेस स्थायी सरकार नहीं दे सकती है वहाँ पर। और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सत्ता लोलुप होते हैं, इसलिए अगर मौका मिला तो वो उधर भाग जाएंगे। तो जब वो उधर भाग जाएंगे तो हम ये सब जो आयाराम गयाराम की राजनीति होती है उसकी बजाय फिर वो उधर ही जाए हम। तो ये भी एक वहाँ पर कुछ लोगों के मैं देख रहा था प्रतिक्रियाएं। तो लेकिन अगर ये हम देखें कुल मिलाकर तो 18-20 साल या जो भी समय रहा है वहाँ पे बीजेपी के सरकार का, तो आप देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश और बहुत सारे प्रयास करके बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाला गया है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
जो बीमारू राज्य में और जो राज्य आते थे वो आज वहाँ पे वहीं पर अधिकांश कायम है। जैसे उत्तर प्रदेश वहाँ से निकला है, मध्य प्रदेश वहाँ से निकला है, उस श्रेणी से निकला। तो ये इन्होंने मेहनत करी है और बहुत सारी प्रयास किए हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था कि अगर हम देखें कि जो ऑनलाइन सेवाएं, जो जन सेवाएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको कोई राशन कार्ड बनवाना है, ऐसे जो जो जन सुविधाओं से संबंधित होती हैं, तो उसमें वो मध्य प्रदेश है। आप हैरान हो जाएंगे कि वो देश में नंबर 1 है। और अभी तीसरे नंबर पे जो दूसरे नंबर पे केरला था, तो केरला को पछाड़कर जम्मू कश्मीर ने छलांग लगा के दूसरे नंबर पर आ गया है 913 सेवाओं के साथ। और शायद 915 जो सेवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन है। तो 915 सेवा, तो यानी कि शासन का जो तरीका है वो बदला है। और जो लोगों आप देखिए कि देश में एकमात्र ऐसा राज्य मध्य प्रदेश है जहां का एक शहर है इंदौर। इंदौर स्वच्छता के मामले में और क्या स्वच्छ वायु के मामले में देश में नंबर 1 पर है। और भी ऐसे बहुत मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में लगातार नंबर 1 रहा है, लगातार मनमोहन सिंह की सरकार में। तो नाराजगी हर जगह होती है और जब इतना लंबा शासन होता है तो स्वाभाविक तौर पर नाराजगी होती है। लेकिन ये भी बात जरूर सही है कि काम किए गए हैं। लेकिन एक चीज़ हमको और देखनी चाहिए कि वहाँ पर अगर हम संगठन की दृष्टि से देखें तो बीजेपी बहुत मजबूत है। और मध्य प्रदेश में जो संगठन बीजेपी का है, आरएसएस का है, वो पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा मजबूत है तो वो मध्य प्रदेश में ही है। और वहाँ पर जो संगठन में जीवंतता बनी रहती है, जो संवाद है वो लगातार कायम रहता है। इसलिए एक अलग ही दृष्टि से हम मध्य प्रदेश को रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी कोई तरह नहीं कि कांग्रेस भी एकजुटता के साथ लड़ रही है। लेकिन इस बार सिंधिया इस खेमे में है। दूसरा, कमलनाथ की आयु अब ज़्यादा हो चुकी है, वो ठीक से उतना समय दे पाएंगे, चुनाव में नहीं दे पाएंगे। और फिर जिस तरह के हाल में छापे उनके कुछ करीबियों पर पड़े हैं, उससे भी थोड़ा सा छवि पर असर तो पड़ा है। लेकिन कांग्रेस भी जो बीजेपी का हिंदुत्व वाला दाव है उसको लेकर वो भी आगे आ रही है कि हम बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे, हम भी हिंदुत्व की राह पर चलते हैं, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे तो बहुत सारे वहाँ पर वो वादे भी करके आए हैं, गारंटी देके आए हैं, जाति आधारित जनगणना की बात करके आए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बागेश्वर बाबा का तो कमलनाथ ने भी स्वागत किया था। उनके छिंदवाड़ा में जब गए थे बागेश्वर बाबा तो उन्होंने भी स्वागत किया। और वही कह रहा हूँ कि मैं हिंदुत्व की राह पर वो भी चलते हुए दिखा रहे हैं दूसरों को। लेकिन जनता के सामने एक चीज़ ये है कि एक ने अभी चलना शुरू किया, एक पहले से चल रहा है, तो हम किसके साथ जाएं? बिल्कुल। अब अपने अंतिम सवाल पे आते हैं। और एक वीडियो वायरल हुआ है जी। वो वीडियो है मुजफ्फरनगर का। वहाँ पे एक खास वर्ग से आने वाले बच्चे का कुछ अन्य बच्चों ने पीटा है क्लासरूम में। वहाँ पे शिक्षिका मौजूद रही, उसको लेकर एक अलग माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि, और ख़ास करके जिस तरीके से बयान आ रहे हैं। सर, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में समाज में इस तरह की चीज़ें हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से बैठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक तो वो जो वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो को देख के दुख होता है कि ये जो घटना, अगर हालांकि शिक्षिका का जो कहना है वो ये कहना है कि इस वीडियो को काट छाट कर पेश किया गया है, मेरी पूरी बातचीत नहीं है इसमें, और मैं विकलांग हुई इसलिए बच्चों को मैंने बोला है। हाँ, और वो शिक्षिका का ये भी कहना है कि जो लड़के का पिता है वो ये कह के गया था कि इसके साथ थोड़ा सा सख्ती करो क्योंकि ये पढ़ नहीं रहा है। तो ये उनका भी कहना है, तो उनका भी जो पक्ष है वो सुना जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ है उसमें एक चीज, पिता ने ये बात जरूर कही है कि ये बात हिंदू मुस्लिम वाली नहीं है। जी। तो एक चीज़ और है कि इसमें वहाँ पर जो कुछ हुआ है उस कक्षा में, उसको हम देखें तो प्रथम दृष्टया एक चीज़ साफ तौर पर उभर कर आती है कि जो शिक्षा के मंदिर हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। तो ये शिक्षकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षा का मंदिर है उसकी मर्यादा बनी रहे। और बाल मन बड़ा कोमल होता है, इसलिए उनको इन सब चीज़ों में डालना भी नहीं चाहिए। और जो एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है आजकल की, जरा सोशल मीडिया का जो युग है, इसमें लाइक, कमेंट, रिपोस्ट का और वायरल होने का ऐसा चस्का लग गया लोगों को कि जरा सी कोई घटना हुई नहीं कि सब कूद पड़ते हैं उसको एक खास एंगल देने के लिए, जैसा आपने चर्चा की। तो ये बचना चाहिए। जैसे अब कल एक व्यक्ति ने वो वीडियो डाला, शेयर किया हुआ था, तो मैंने भी उन पर लिखा कि आप ये नफरत और फैला रहे हैं,
क्योंकि जिस वर्ग के बच्चे की पिटाई हो रही है उसमें उस वर्ग के मन में नफरत होगी, तो आप इसको कृपया डिलीट करें। और वो मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वो डिलीट भी किया। इस तरह की वीडियो वायरल करके आप अपने व्यूज़ बढ़ा लेंगे, आप अपने उसमें हो सकता है कि आपको कुछ और उसके लाभ हो जाएं, लेकिन ये लाभ समाज के लिए हानि बन जाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, मामलों को वहीं पर दबाना नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये कहूँगा कि उसका पटाक्षेप वहीं पर होना चाहिए। जो अगर दो वर्ग हैं तो उन दोनों को समझाकर मिलकर रहने की बात समझाई जानी चाहिए। ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाने का कोई मुझे औचित्य नजर नहीं आता। बिल्कुल। और वैसे छोटे शहरों के क्लासरूम में ये बातें सामान्य है, ये भी बात गौर करने वाली है। हम इसका समर्थन नहीं कर रहे इस तरह की चीजों का, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो सामान्य होती हैं और उसको गलत तरीके से पेश भी किया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ नए विषयों पर चर्चा होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।